वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ बीकॉम पार्ट टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम पार्ट टू की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और ये आपको सॉल्यूशंस के साथ करवाए जा रहे हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट और जो मॉडर्न रिलेवेंस है इसके हवाले से भी क्वेश्चंस आते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसका फिर इजीली आंसर दे सकेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, जो कि फ्रेडरिक टेलर के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने एम्फेसाइज़ किया एफिशिएंसी के ऊपर और प्रोडक्टिविटी के ऊपर। और ये चीज़ जो है वो हासिल की जाएगी सिस्टमेटिक एनालिसिस के ज़रिए वर्क प्रोसेस के, और जो फोकस था वो टास्क एनालिसिस, टाइम स्टडीज़ वगैरह के ऊपर। इसमें जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है। इसमें शामिल ये है कि ब्रेक करना टास्क को स्मॉलर कंपोनेंट में, टाइम का इस्तेमाल करते हुए मोशन स्टडीज़ और जो स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसीजर है ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जाए परफॉर्मेंस। मॉडर्न बिजनेसेस के हिसाब से अगर हम देखें तो मॉडर्न बिजनेसेस के अंदर इसकी जो रिलेवेंस हमें दिखाई देती है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट हो गया, वर्क फ्लो ऑटोमेशन हो गया, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो गई। ऑटोमोबाइल कंपनी जो है, अगर हम देखें इसकी जो इसकी प्रैक्टिकल, अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल लें या जो प्रैक्टिकल इसका यूज़ अगर हम देखें तो इसका असेंबली लाइन के अंदर जो इसका यूज़ है, जिसको फोर्ड ने, ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि फोर्ड है, उसने वहाँ से इसका शुरुआत होती है। और ये जो है बेस करता है इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिसके ज़रिए क्या हुआ कि प्रोडक्शन टाइमिंग के अंदर और जो कॉस्ट है उसके अंदर जो है वो कमी आई। आज के बिजनेसेस जो है वो अप्लाई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो वर्क फ्लो ऑटोमेशन के अंदर और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ताकि इन्हेंस करें कॉम्पिटिटिवनेस और जो वेस्ट है उसको कम करें। ये अप्रोच जो है वो इन्फ्लुएंस भी करती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट को भी, और जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ताकि इंश्योर किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजाइल रहे और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहे मार्केट डायनामिक में, यानी कि कॉस्ट भी कम आए जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। ह्यूमन रिलेशंस वर्सेस क्लासिकल मैनेजमेंट, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिकल अप्रोच है और जो एक ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी है। क्लासिकल जो मैनेजमेंट है, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, इसका फोकस रहा है स्ट्रक्चर, हायरार्की, फॉर्मल अथॉरिटी और जो टास्क ऑप्टिमाइजेशन है, इन चीज़ों के ऊपर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए रहा है। और इसके मुकाबले में अगर हम ह्यूमन रिलेशंस की बात करें तो उसके मुताबिक सोशल और जो साइकोलॉजिकल नीड है एम्प्लॉयज़ की, जैसे कि रिकग्नाइज़ करना मोटिवेशन को, और इसके अलावा कम्युनिकेशन को, और जो ग्रुप डायनामिक है उसको, ताकि बूस्ट किया जाए परफॉर्मेंस को। अब अगर हम देखें कहाँ इनका अप्लाई किया जा सकता है, तो क्लासिकल जो अप्रोच है उसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए है, जबकि ह्यूमन रिलेशन का इस्तेमाल जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में है जहाँ पे इनोवेशन चाहिए। तो अब जिन इंडस्ट्रीज़ में इनोवेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पर ह्यूमन रिलेशन वाली अप्रोच का यूज़ होना चाहिए। बैलेंस्ड मैनेजमेंट अप्रोच की ज़रूरत होती है, कंबाइन किया जाए एफिशिएंसी को एम्प्लॉई इंगेजमेंट के साथ, और उसके ज़रिए क्या 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 होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी और मोराल भी वर्क प्लेस के अंदर। जो कोर मैनेजरियल फंक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है जब भी कहीं मैनेजमेंट का बेसिक कोर्स, बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो वहाँ पर। और ये 4 फंक्शंस हैं, ज़्यादातर बुक्स में 4 हैं, कुछ में आपको 5 भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मेन जो ये 4 ही हैं। पहला जो है वो प्लानिंग आता है, प्लान बनाना होता है मैनेजर का काम। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि सेट किया जाता है क्लियर ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये हमने अचीव करना है, और
उसके बाद ये कि उन स्ट्रैटेजीज़ को डिटरमाइन किया जाता है जिनके ज़रिए उन गोल्स को अचीव किया जाएगा इफेक्टिवली। सो दो मेन चीज़ें हैं प्लानिंग के अंदर, एक तो गोल्स को सेट करना है कि हमने ये करना है, दूसरा क्या है कि हम इन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करते हुए इन गोल्स को अचीव करेंगे इफेक्टिवली। फिर ऑर्गेनाइजिंग है जिसके अंदर रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में इतने रिसोर्सेज, यहाँ इतने रिसोर्सेज, और टास्क को असाइन किया जाता है ताकि एफिशिएंट वर्क फ्लो हो और स्पेशलाइज टीम भी बन सके। लीडिंग की हम बात करें, इसमें मोटिवेट भी किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, गाइड भी किया जाता है, और ये काम होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसे बोला जाए, बल्कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके एम्प्लॉय को समझ में आए। एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि इसके अंदर फिर रिटर्न कम्युनिकेशन भी इसमें शामिल हो सकती है, और जेस्चर्स भी ऐसे है कि जो एम्प्लॉय है उसको समझ में आए अच्छी तरीके से। और इसकी डिटेल जो है कम्युनिकेशन की, ऑब्वियसली बात है बिज़नेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के अंदर है, उसकी भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड की जा रही हैं। तो लीडरशिप स्टाइल का इस्तेमाल किया जाए ऐसा कि उससे मोराल को जो है वो बूस्ट किया जाए। और कंट्रोलिंग की हम बात करें, कंट्रोल करना ये लोगों को पता होता है नॉर्मली तौर पे कि मैनेजर का काम कंट्रोल करना होता है। तो इसमें मॉनिटर किया जाता है परफॉर्मेंस देखी जाए गोल्स के मुकाबले में, कि गोल्स के मुकाबले में परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, गोल्स को अचीव भी किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, और फिर करेक्टिव एक्शन लिए जाए अगर डेविएशन देखी जा रही है, यानी कि उस परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि गोल्स को अचीव किया जा सके, तो करेक्टिव एक्शन लिए जाए। उसमें कई सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं, मोटिवेट भी किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ को, गाइड भी किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर रिसोर्सेज वगैरह की कहीं भी ज़रूरत है तो वो भी उनको भी एलोकेट किया जाएगा। तो करेक्टिव एक्शन लेते हुए इंश्योर किया जाएगा सक्सेस को। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रैशनैलिटीज़ के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। मैनेजर के मेन कामों में से होता है डिसीजन मेकिंग। सो सिस्टमेटिक डिसीजन प्रोसेस अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम क्या है, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जमा किया जाएगा, ऑप्शंस को इवैल्यूएशन किया जाए, अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएशन किया जाए, सेलेक्ट कर लिया जाए उसी में से बेस्ट ऑप्शन को, और फिर इम्प्लीमेंट करते हुए डिसीजन ले लिया जाए। फिर आखिर में आउटकम्स को रिव्यू किया जाए कि आउटकम क्या आया है। रैशनैलिटी की हम बात करें, रैशनल डिसीजन मेकिंग ये ज़रूरी होता है क्योंकि इसके ज़रिए जो है वो मिनिमाइज़ कर दिया जाता है रिस्क को, और इंश्योर किया जाता है कि चॉइसेस जो है वो बेस करें किसके ऊपर, लॉजिकल एनालिसिस के ऊपर, ना कि इंट्यूशन या बाइसेस के ऊपर बेस करें। फॉर एग्जांपल कि जब सेलेक्ट कर रहे हैं हम एक सप्लायर, मैनेजर कंपेयर करता है कॉस्ट, क्वालिटी और रिलायबिलिटी, इससे पहले कि वो चॉइस कर सके। रैशनैलिटी जो होती है डिसीजन मेकिंग में, उससे क्या होता है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी, हायर चांसेस होते हैं अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो रैशनल डिसीजन के फ़ायदे में ये होता है कि इम्प्रूव होगी रिसोर्स यूज़, जो रिसोर्स का इस्तेमाल है वो बेहतर होगा, एफिशिएंसी होगी, कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, जो अभी अकाउंटेबल है वो, और अचीव करने में मदद करेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, प्लानिंग पिटफॉल्स एंड प्रोसेसेस हमें देखने आता है। कॉमन जो प्लानिंग फेलियर है, यानी कि फेलियर्स की अगर हम बात करें तो फेल हो जाती है अगर प्लानिंग, तो उसके पीछे भी कई वजूहत होती हैं। एक तो गोल्स जो है या ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, अनक्लियर किस्म के गोल हैं, स्पेसिफाइड नहीं है, पुअर फोरकास्टिंग है, जो फोरकास्टिंग की गई वो इनएडिकेट है, इसके अलावा नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया मार्केट को, या फिर जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रही हैं उनको। प्लानिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव प्लानिंग है, सेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव, एनालाइज किया जाता है आसपास का एनवायरनमेंट, और एक्सप्लोर किया जाता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मॉनिटर किया जाता है प्रोग्रेस को, अवॉइड किया जाए प्लानिंग पिटफॉल। उसमें क्या है कि शामिल होता है स्टेक होल्डर्स, और इसमें थोरो रिसर्च की जाती है, अच्छी तरीके से रिसर्च की जाती है, ऑनगोइंग किया जाता है रिव्यूज़ को। ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में प्लानिंग फेलियर जो आते हैं, और अडॉप्ट करते हैं जो चेंज आते हैं। अब बेनिफिट क्या है इफेक्टिव प्लानिंग के, इफेक्टिव प्लानिंग से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है जो भी रिसोर्सेज है, जो रिस्क आ रहे हैं उनका मुकाबला किया जाएगा, और एक्शन ऐसे होंगे जो कि स्ट्रेटेजिक गोल्स के मुताबिक होंगे। डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो डेलीगेशन के अंदर क्या किया जाता है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है कुछ सबऑर्डिनेट को दे दी जाती है। मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट के हवाले कर देता है वो, और ये इसके ज़रिए क्या होता है कि मैनेजर का टाइम बचेगा, डेवलप होंगे एम्प्लॉय स्किल और ट्रस्ट के साथ, लेकिन ट्रस्ट हो। और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग टॉप से होती है, जिसमें यूनिफॉर्मिटी अगर चाहिए हो तो वहाँ पर ये सूटेबल होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी जो होती है वो होती है लेवल्स के ऊपर, यानी कि टॉप के पास नहीं रहेगी, जो डिसीजन मेकिंग होगी सिर्फ टॉप के पास नहीं होगी डिसेंट्रलाइजेशन में।
स्पैन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, स्पैन ऑफ कंट्रोल से मुराद ये कि एक मैनेजर के अंडर में, सिंपल बात करें तो ये कि एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग आ रहे हैं। सो वाइड स्पैन जब होगा तो वहाँ पर फ्लैट और स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। वाइड स्पैन से मुराद ये कि जब एक के अंडर में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, और जब नैरो स्पैन होगा तो वहाँ पर हमें टॉल हिरार्कीज दिखाई देंगी, यानी कि वहाँ पे लेयर्स बहुत ज़्यादा होंगी, एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह करके। सो मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरीज़ की अगर हम बात करें, सो मैस्लो, हर्सबर्ग एंड मैकग्रेगर थ्योरीज़, ये थ्योरीज़ दी गई हैं हमें, मुख्तलिफ़ तरह की थ्योरीज़ हैं। मैस्लो की हिरार्किकल नीड थ्योरी दी गई है, और ये जो थ्योरी है इसके मुताबिक ह्यूमन नीड्स बताई गई है हमें, मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो नीड बताई गई है, बेसिक सर्वाइवल से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल ग्रोथ तक की हमें नीड बताई गई। पूरी एक हिरार्की दी है मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने। हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी को अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया जाता है हाइजीन फैक्टर्स, जैसे कि सैलरी जो कि प्रिवेंट करते हैं डिससेटिस्फेक्शन, और मोटिवेटर्स जैसे कि रिकग्निशन होना जिससे सेटिस्फेक्शन आती है। डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी है, जिसके अंदर थ्योरी एक्स को अगर हम देखें तो ये एक नेगेटिव किस्म का मैनेजर जो है, एक नेगेटिव के माइंडसेट वाले मैनेजर को बताता है कि थ्योरी एक्स के मुताबिक एम्प्लॉय जो है वो डिसलाइक करता है वर्क और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, जबकि थ्योरी वाई अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव किस्म का मैनेजर के बारे में बताता है। ये थ्योरी वाई वाला देखता है एम्प्लॉयज़ को एज अ सेल्फ मोटिवेटेड और रिस्पॉन्सिबल के तौर पे। सो इम्पैक्ट्स ऑन मैनेजमेंट स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है इनका, अगर हम उसको देखें, सो ये थ्योरीज जो है इनकी वजह से एक लीडरशिप अप्रोच जो है उसको हम देखते हैं कि उसको उसको तश्कील देने में जो है वो मदद मिलती है, और इसके अलावा जॉब डिज़ाइन के अंदर और जो इंसेंटिव जो होते हैं प्रमोट करने में, इंगेजमेंट और जो इनोवेशन होते हैं। लीडरशिप स्टाइल एंड ग्रुप डायनामिक की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ तरह के लीडरशिप स्टाइल हमें दिखाई देते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है एक तो, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के अंदर फोकस होता है टास्क के ऊपर, रिवार्ड के ऊपर, और जो स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज जो होती है लीडर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ऐसा लीडर होता है जो हम जहाँ पे इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि अचीव किया जाए शेयर्ड गोल्स और चेंज आ सके। और ग्रुप डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप डायनामिक्स में जो है वो क्या होता है, बिहेवियरल पैटर्न होता है, ऐसे बिहेवियरल पैटर्न जिनको शेप दिया जाता है नॉर्म्स के ज़रिए, रोल्स और जो कम्युनिकेशंस के ज़रिए टीम के अंदर। मैनेजरियल इन्फ्लुएंस ऑन टीम्स की बात करें, जो मैनेजरियल इन्फ्लुएंस होता है टीम्स के पास, मैनेजर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप बिहेवियर को। ग्रुप बिहेवियर को किसके ज़रिए, एक तो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के जो मकासद हैं वो क्लियर हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में सज़ा नहीं आएगी, और जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ज़रिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करके। कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स की हम बात करें, कम्युनिकेशन के हवाले से भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन में क्या होता है कि तो कम्युनिकेशन के अंदर एक सेंडर जो है वो ट्रांसमिट करता है एक मैसेज जो है एक चैनल के ज़रिए रिसीवर को, यानी कि वो क्या कर रहा होता है एक्चुअली, सेंडर जो होता है वो एक मीडियम के ज़रिए मैसेज जो है वो भेज रहा होता है, वो रिसीवर को मैसेज जो है वो भेज रहा होता है, और उसके बाद जो है वो क्या होता है कि रिसीवर जो है वो उसका फीडबैक दे रहा होता है। सो ये जो कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस होता है, और कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स आ जाते हैं, हम देखते हैं कई सारे बैरियर्स होते हैं। एक तो नॉइज़ होती है, और इसके अलावा लैंग्वेज डिफरेंसेस, दो लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, वो दोनों मुख्तलिफ़ इलाकों के या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग हैं, तो उनकी जो लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, इसकी वजह से जो अल्फाज बोले जा रहे हैं वो नहीं समझ पाते, वो दोनों सेम एक ही अल्फाज का मुख्तलिफ मतलब ले रहे होते हैं। इसके अलावा बाइसेस भी आती हैं, जब कम्युनिकेट लोग कर रहे होते हैं तो लोग अपनी पर्सनल बाइस भी दिखा रहे होते हैं, तरफदारी भी वो आती है वो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि डिस्टॉर्ट हो जाता है मैसेज, और उसी से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, और इनएफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ओवरकमिंग बैरियर्स, अब इन चीज़ों को किस तरीके से ओवरकम किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, तो या कैसे मुकाबला किया जाए। मैनेजर्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्लियर लैंग्वेज का, एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें एम्बिगिटी ना हो, यानी कि ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया जाए जिनकी एक से ज़्यादा मीनिंग हो। एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल हो, एक्टिव लिसनिंग हो। विजुअल एड्स, अब
कम्युनिकेशन करते वक्त सिर्फ बोला ना जाए बल्कि विजुअल एड्स कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ जिनसे और ज़्यादा क्लियर हो सके कि क्या मतलब है, ताकि इम्प्रूव किया जाए कम्युनिकेशन और एरर्स को रिड्यूस किया जाए। सो नाउ द कंट्रोल सिस्टम, बजटरी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल टूल्स, इनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। सो जो रोल है कंट्रोल सिस्टम का, कंट्रोल सिस्टम अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो है प्लान के साथ, किसके ज़रिए, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक कंट्रोल्स के ज़रिए। बजटरी कंट्रोल की बात करें तो बजट की बात आती है, इसमें कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस बजट के मुकाबले में एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, ताकि करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जा सकें। ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करें, ब्रेक इवन से मुराद एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो रेवेन्यू और कॉस्ट है बराबर होते हैं, इनके नो प्रॉफिट नो लॉस। रेवेन्यू और कॉस्ट है वो, रेवेन्यू और कॉस्ट इनकी जो इनकम और कॉस्ट है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। सो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। कॉस्ट इनकम इक्वल इनकम एडिंग प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन डिसीजन, तो इससे मदद मिलती है प्राइसिंग और प्रोडक्शन डिसीजन में। अब ROI की हम बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें मेजर किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि हेल्प किया जाए मैनेजर्स को इवेल्युएट करने में, एग्जामिन करने में एफिशिएंसी जो होती है उनके इन्वेस्टमेंट की। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।